आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 9 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, जिसका टाइटल है बर्डन ऑफ प्रूफ। इससे रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 117 टू 129। बर्डन ऑफ प्रूफ को हम लोग उर्दू में बारे सबूत कहते हैं। यानी बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है कि जब पार्टीज़ के दरमियान लिटिगेशन चल रही होती है तो उनके दरमियान जो अनएडमिटेड फैक्ट्स होते हैं, यानी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं, उनको साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ बारे सबूत किस पार्टी पर होता है। नॉर्मली ये ड्यूटी कोर्ट की होती है। ये कोर्ट ने इस फैक्टर को डिसाइड करना होता है कि कौन सा फैक्ट कौन सी पार्टी ने डिसाइड करना है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस। क्रिमिनल केस के अंदर तो एक जनरल रूल है कि हम सबको ही पता है इस चीज़ के बारे में कि क्रिमिनल मैटर के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर यही कंसीडर किया जाता है, यही प्रिजम्पशन है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, यानी उसी ने एक्यूज्ड के जुर्म को साबित करना होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से डिफेंडेड साइड के लॉयर पर शिफ्ट हो जाता है, यानी डिफेंडेड पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है, वो उन्होंने साबित करना होता है। वो फैक्ट्स भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। और सिविल केसेस के अंदर ट्रायल से पहले जो है, यानी अब तो क्रिमिनल केस का तो हो गया कि किस तरह होता है कि प्रोसिक्यूशन पर होता है और प्रोसिक्यूशन से कुछ केसेस में डिफेंडेड पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन केसेस में शिफ्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं सिविल मैटर्स की तरफ। तो सिविल मैटर के अंदर ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि कौन सा फैक्ट कौन सी पार्टी ने साबित करना है, और ये ट्रायल से पहले ना ये चीज़ कोर्ट डिसाइड कर लेती है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर आप लोगों ने कभी कोई जजमेंट पढ़ी हो, कभी कोई केस ला पढ़ा हो, तो वहाँ पर आप जो जजमेंट पढ़ते हुए आप लोगों की नज़र से ये चीज़ गुजरी होगी कि बास फैक्ट के नीचे लिखा होता है और OPP और कुछ फैक्ट के नीचे लिखा होता है OPD। अब OPP से जो ये है एब्रीवेशन है ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, यानी जिस फैक्ट के नीचे OPP लिखा होगा उस फैक्ट को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ साइड पर होता है। इसी तरह जो OPD है वो एब्रीवेशन है ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेड, यानी ये जिस फैक्ट के नीचे लिखा होगा OPD तो उसका मतलब होगा कि उस फैक्ट को साबित करने की जिम्मेदारी डिफेंडेड पर है। तो ये बेसिकली कोर्ट की ड्यूटी होती है कि कोर्ट ने डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा फैक्ट कौन सी पार्टी ने साबित करना है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ठीक है, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट ने डिसाइड करना है कौन सा फैक्ट कौन सी पार्टी डिसाइड करना है, लेकिन कोर्ट किस तरह ये डिसाइड करती है? आखिर कोर्ट के पास भी तो कोई गाइडलाइन, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि ऐसे ही तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये अब मेरा दिल कर रहा है कि ये साइड प्लेंटिफ डिसाइड कर दे, ये वाला फैक्ट प्लेंटिफ डिसाइड कर दे और ये वाला फैक्ट जो है डिफेंडेड साइड डिसाइड कर दे, यानी ये साबित करे। तो कोर्ट किस तरह ये चीज़ डिसाइड करती है? कोर्ट को किस तरह पता चलता है कि कौन सा फैक्ट कौन सी पार्टी ने साबित करना है, मतलब कौन से फैक्ट को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी पार्टी पर है? तो इसके मतलब कुछ प्रिंसिपल हैं, 4 कॉमन प्रिंसिपल हैं जिनसे मदद लेते हुए कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कौन से फैक्ट को साबित करने का बारे सबूत जो है वो कौन सी पार्टी पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में वो प्रिंसिपल कवर करेंगे एंड देन हम लोग इसके आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। इन प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा फैक्ट किस पार्टी ने साबित करना है। मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ को डिटरमाइन करने के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिनकी मदद से कोर्ट गाइडलाइन लेती है। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब कोई पार्टी कोई एलिगेशन लगाती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि अब जिस पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया है उस एलिगेशन को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पार्टी पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पार्टी कहती है
केस में कि फ़लाँ पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने चोरी की है, तो अब ये एलिगेशन ऑफ थेफ्ट जो है वो कौन सी पार्टी लगा रही है? पहली पार्टी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के तहत जो है वो हमें पता चल जाएगा, यानी कोर्ट डिसाइड कर लेगी कि जो पार्टी एलिगेशन लगा रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी अपने उस एलिगेशन को साबित करने का उसी पार्टी पर है। दूसरा प्रिंसिपल है जो बर्डन ऑफ प्रूफ को डिटरमाइन करने के हवाले से है, जिसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि किस पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, कौन से फैक्ट्स को साबित करने का, वो है प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। इसे आप स्टैचुटरी टेस्ट भी कह सकते हैं। जो इसका पहला प्रिंसिपल था, इससे आर्टिकल 117 जो है वो डील करता है इसी चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कानून शहादत का। अब जो प्रिंसिपल 2 है वो है प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। इस प्रिंसिपल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे कंसीडर किया जाता है कि अगर दोनों साइड से कोई भी पार्टी कोई सबूत पेश ना करे तो जो पार्टी केस लॉस कर देगी, हार जाएगी, कंसीडर किया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक पार्टी कहती है कि फ़लाँ पार्टी ने, यानी दूसरी पार्टी ने कत्ल किया हुआ है, और जिस पार्टी पे वो ये एलिगेशन लगा रही है वो ये चीज़, उसके लिए वो कोई सबूत नहीं देती, और आप भी अपने इस एलिगेशन को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे पाता प्रोसिक्यूशन, तो अब इस सिचुएशन में दोनों साइडों पे कोई सबूत ना होने की वजह से क्या नतीजा निकलेगा? एक्यूज़ बाइज्जत बरी हो जाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी इसके खिलाफ केस साबित करना, क्योंकि वैसे भी प्रिजम्पशन है कि एक्यूज इज़ अ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ कोर्ट अंटिल इज प्रूव गिल्टी। तो उसके खिलाफ उसने कोई सबूत ना इसके पास निकला, ना उसने फिर अपनी बेगुनाही में कोई दिया, तो इस वजह से कोई सबूत ना देने की वजह से दोनों साइड से किस पार्टी ने अपना केस लॉस किया? प्रोसिक्यूशन साइड ने। तो अब इस केस में जो कि ये लॉस करेगी अपना केस दोनों साइड से ना एविडेंस देने की वजह से, इसलिए कंसीडर किया जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेशन। इस प्रिंसिपल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में साबित करना आसान है एज़ कम्पेयर टू आप उसे किस नेगेटिव सेंस में साबित करें। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी कहती है कि इसने मुझे डिफेम किया है, दूसरी पार्टी कहती है कि मैंने इसे डिफेम नहीं किया। अब इसमें अफर्मेशन सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सी चीज़ है? जो बंदा कह रहा है कि इसने काम किया है, वो इसे पॉजिटिव सेंस में कह रहा है। तो जो पार्टी कह रही है कि इसने मुझे डिफेम किया है, एलिगेशन लगा रही है, इस प्रिंसिपल की बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पार्टी पर है जो कि कह रही है कि इसने डिफेम किया है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन। इस प्रिंसिपल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई चीज़ यानी कोई प्रिजम्पशन किसी पर्सन, एक पार्टी के फेवर में जा रही हो, तो ऑटोमेटिकली जिस पार्टी के फेवर में वो प्रिजम्पशन नहीं जा रही, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है कि हम लोगों ने कहा था प्रिजम्पशन क्या है एक्यूज़ के बारे में, कि एक्यूज़ इज़ अ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ कोर्ट अंटिल इट्स प्रूव गिल्टी। कि प्रिजम्पशन क्या है? वो एक्यूज़ के फेवर में जा रही होती है कि वो तो कोर्ट का इनोसेंट चाइल्ड है, मतलब उसे मासूम ही कंसीडर किया जाता है कोर्ट की जो इंसाफ की नज़र में, जब तक उसको आप गिल्टी ना साबित कर दें। तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में? एक्यूज़ के फेवर में। इसका मतलब उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है अपने आप को गिल्टी साबित करना, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट साइड की पार्टी है और एक्यूज़ के फेवर में प्रिजम्पशन जा रही है। तो जिस पार्टी के फेवर में प्रिजम्पशन नहीं जा रही प्रोसिक्यूशन है, तो इसकी बेस पे, इस प्रिंसिपल के बेस पे हम डिसाइड करेंगे बीओपी प्रोसिक्यूशन पर है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 गाइडलाइन फैक्टर हैं जिनकी बेस पर कोर्ट इनसे मदद लेती है, डिसाइड करती है कि किस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने होते हैं, पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूटेड होते हैं, उनको साबित करने का। तो ये हमारे प्रिंसिपल हो गए। अब आ जाते हैं इसके आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स पर जाने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 117 to 129 जो हैं, वो 3 कैटेगरीज़ के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। नंबर 1 जो आर्टिकल 117 और 118 है, 117 के अंदर इसका जनरल रूल डिस्कस किया गया है, और 118 के अंदर जो है वो इसका स्टैचुटरी टेस्ट डिस्कस किया गया है, जिसकी बेस पर कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर है। और बाकी आर्टिकल 119 to 129 जो है वो इसकी एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड हुई हैं। नंबर 1 कैटेगरी है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन इट इज़ फिक्स्ड। इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 119 टू 122। ये बेसिकली इस सिचुएशन को सपोर्ट कर रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक पार्टी के ऊपर फिक्स था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसी और पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है। और आर्टिकल 119 टू 122 जो इससे रेलिवेंट आर्टिकल है, उसमें फिर वो सिचुएशन बताई भी हुई है कि कैसे एक फ़िक्स्ड बर्डन ऑफ प्रूफ एक फ़िक्स पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो गया। और फिर जो दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन है इसकी एक्सेप्शन में, वो है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन इट इज़ नॉट फिक्स्ड। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 123 टू आर्टिकल 129। ये बेसिकली इस सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा है कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पार्टी पर भी फिक्स नहीं था फिर भी उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। और उसमें हम लोग इस जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह किसी भी पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ फिक्स नहीं था लेकिन उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, किस तरह किसी दूसरी पार्टी में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। सो 3 क्लासिफिकेशन इसके आर्टिकल की याद करने के हवाले से है, यानी आसान हो जाए आपको याद करना, तो उस लिहाज से आप क्लासिफिकेशन इसके पार्ट्स बना लेंगे। 3 कैटेगरीज़ के अंदर इसके आर्टिकल क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट 2 आर्टिकल इसका आर्टिकल 117 जनरल रूल, आर्टिकल 180 में स्टैचुटरी टेस्ट, और फर्दर जो है फिर एक्सेप्शन आ जाती हैं। एक्सेप्शन में भी 2 कैटेगरीज़ हैं, जो यानी अब इसका जो दूसरा पार्ट है आर्टिकल 119 टू 122 जो कि डील करता है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन इट इज़ फिक्स्ड, और आर्टिकल 123 टू 129 डील करता है उस पार्ट से शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन इट इज़ नॉट फिक्स्ड। अब डिस्कस करते हैं इसके आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 117 बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसमें इससे मतलब जनरल रूल डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 117 क्या कहता है? तो आर्टिकल 171 सब आर्टिकल 1 स्टेट दैट whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability depended on the existence of fact which he assert must prove that those fact exist। मतलब अगर किसी पर्सन की डिज़ायर है कि वो चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे कि कोई फ़लाँ राइट या कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट किस बेस पर करती है? उन फैक्ट की बेस पर जो कि ये असर्ट कर रहा है। तो अब इन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसी पर है। मतलब वही एलिज कर रहा है कि कोई फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और उस एग्जैक्ट फैक्ट की एग्जिस्टेंस की बेस पर उसकी क्या डिज़ायर है। उसकी ये डिज़ायर है कि कोर्ट इन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, कि ये फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, इनकी बेस पर कोर्ट कोई जजमेंट कोई राइट या लाइबिलिटी के एग्जिस्ट करता है, इसके हवाले से जजमेंट दे। तो लिहाजा डिज़ायर इसकी है, दावा ये कर रहा है, असर्शन इसकी है, एलिगेशन इसकी है। तो अपने इस एलिगेशन को साबित करने की कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसका बारे सबूत भी इसी पार्टी पर होता है। सब आर्टिकल 2 का क्या पॉइंट है? व्हेन अ पर्सन इज़ बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इज सेट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन दैट पर्सन। यानी अगर एक पर्सन ड्यूटी बाउंड है कि किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को साबित करने के वाले से कोई फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसको साबित करना इस बंदे की जिम्मेदारी है, तो ये समझा जाएगा कि उस बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पार्टी पर है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव अ जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए से बी हैज़ कमिटेड। सो यहाँ पर ए की क्या डिज़ायर है? उसकी डिज़ायर है कि कोर्ट बी को पेनलाइज करे, उसे पनिशमेंट अवॉर्ड करे। उस क्राइम के लिए जो कि ए कह रहा है कि बी ने कमिट किया है। तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। यानी अब इस केस में उसकी क्या डिज़ायर है? ए की डिज़ायर है कि कोर्ट बी को पनिशमेंट दे कि इसने फ़लाँ क्राइम कमिट किया है। उसके हवाले से एलिगेशन भी यही लगा रहा है, क्योंकि कह भी यही रहा है कि इसने क्राइम कमिट किया है। तो अब एलिगेशन ये लगा रहा है उस पर कि इसने कमिट किया है। डिज़ायर भी इसकी है कि ये चाहता है कोर्ट से सज़ा दे, तो फिर उसको सज़ा दिलवाने के लिए इसे ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि बी ने क्राइम कमिट किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसके क्राइम को साबित करने का ए पर ही होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 118, जिसके अंदर स्टैचुटरी टेस्ट प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह कोर्ट ये डिसाइड करती है कि किस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। आया वो क्रिमिनल केस है कि सिविल सूट, क्योंकि ये जो आर्टिकल है दोनों ही
सिविल और क्रिमिनल दोनों में एप्लीकेबल होता है. So, Article 118 states that the burden of proof in a suit or a proceeding lie on that person who will fail if no evidence at all were given on either side. यानी अगर केस के अंदर किसी भी साइड से, दोनों पार्टी साइड से किसी जगह से भी कोई सबूत ना दिया जाए, तो इस ना सबूत देने की मद में जो पार्टी केस हार जाएगी, लॉस कर देगी, कंसीडर किया जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर था. अब ये जो आर्टिकल 118 है, ये एप्लीकेबल है दोनों ही सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स के अंदर. मतलब दोनों केसेस के अंदर इस टेस्ट की बेस पर बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन करती है कोर्ट. और क्यों ये क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर में एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ पर सूट का वर्ड भी लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग का भी. सूट शो कर रहा है कि सिविल मैटर के अंदर भी एप्लीकेबल है, और प्रोसीडिंग का वर्ड शो कर रहा है कि क्रिमिनल मैटर के अंदर भी एप्लीकेबल है. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन ये है कि ए स्यू बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज़ इन पोसेशन. यानी ए ने बी के ख़िलाफ़ मुकदमा किया है किसी लैंड के हवाले से जो कि बी की पोसेशन में है. एंड विच ए असर्ट वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी बी फादर. जिसके मतलब ए का दावा है कि बी के वालिद ने, जो कि सी साहिब हैं, वो कहते हैं कि इसने मेरे फेवर में छोड़ी थी बाय विल, और अब इस पर बी काबिज होकर बैठा हुआ है, तो उसने बी के ख़िलाफ़ दावा किया. अब इस सिचुएशन में देखें कि एलिगेशन कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है. किसके ख़िलाफ़ लगा रहा है? बी के ख़िलाफ़ लगा रहा है. किस फैक्ट की बेस पर लगा रहा है? विल की बेस पे, जो कहता है कि बी के वालिद साहिब ने, यानी सी साहिब ने मेरे फेवर में छोड़ी थी. अब अगर इस केस में कोई सबूत नहीं दिया जाएगा तो किस पार्टी का नुकसान होगा? ऑब्वियसली ए का. तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में ए के ऊपर लाई करता है. इन्होंने खुद ही बता दिया था कि इफ़ नो एविडेंस फॉर गिवन ऑन आइदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू ट्रेन हिज पोसेशन. यानी अगर किसी किस्म का कोई एविडेंस किसी साइड से नहीं दिया जाता, ना ए दे ना बी दे, तो बी यही कंसीडर किया जाएगा कि वो पोसेशन अपनी बरकरार रखेगी. इसलिए लिहाजा बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे ही है. नेक्स्ट है आर्टिकल 119, जहाँ से अब इसकी एक्सेप्शन स्टार्ट हो रही हैं इसके जनरल रूल की. Article 119 burden of proof as to particular fact. So Article 119 states that the burden of proof as to any particular fact lie on that person who wish the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. So Article 119 में दो चीज़ें हैं, एक जनरल रूल है और एक्सेप्शन है. जनरल रूल ये है कि ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई पार्टी चाहती है, यानी मतलब अगर कोई पार्टी है, उसकी डिज़ायर है कि कोर्ट ये चीज़ एडमिट करे कि कोई फ़लाँ पार्टिकुलर फैक्ट, कोई स्पेसिफिक चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो अब उसकी एग्जिस्टेंस को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर है जो कि ये उस जिसकी डिज़ायर है कि कोर्ट इस चीज़ को एडमिट करे कि कोई पार्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है. ये जनरल रूल है. एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोई कानून है जो कि कहता है कि नहीं, इस पार्टिकुलर पर्सन, इस फैक्ट को साबित करने का प्रूफ उस पार्टी पे नहीं है जो उसे अलेज कर रही है, बल्कि किसी और पार्टी पर है, तो उस सिचुएशन पे उस पर होगा. अदरवाइज़ जो पर्सन ये डिज़ायर करता है कि कोर्ट ये चीज़ एडमिट करे कि कोई फ़लाँ कोई ख़ास चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उस चीज़ की एग्जिस्टेंस को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है. एग्जाम्पल इसकी बी लेते हैं क्योंकि वो इससे ज़्यादा रेलेवेंट है इस केस में. तो कहते हैं बी विशेज़ द कोर्ट टू बिलीव दैट एट अ टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट. मतलब ट्रायल चल रहा है बी का कोर्ट के अंदर, मर्डर केस लाइव फ़र्ज कर लें, उसके ऊपर है चार्ज. वो कहता है प्ली ऑफ एलिबाई की उसने अपील ले ली. ही वाज एल्सवेयर, वो कहता है कि मैं तो जिस टाइम ये क्राइम हुआ ना, मैं तो उस टाइम उधर मौजूद था ही नहीं. अब ये प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो एक पार्टिकुलर फैक्ट का ये क्लेम कर रहा है, तो लिहाजा इस केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इस पार्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का कि मैं तो उस टाइम जिस टाइम क्राइम हुआ कहीं और था, वो बी पर है. इसी तरह जो पहली इलस्ट्रेशन है वो ये है कि ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट. ए ने बी के ख़िलाफ़ मुकदमा किया है कि बी ने चोरी की है, एंड विश द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी. और डिज़ायर इसकी ये है कि बी ने जो अपनी चोरी का कन्फेशन किया है, एडमिशन किया है सी के सामने,
ए चाहता है कि कोर्ट इस चीज़ को माने, तो इस एडमिशन को साबित करने का ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, जो अब इस पार्टिकुलर फैक्ट का यानी जो इस एडमिशन को ये कह रहा है कि ये किसने किया है, उसको साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर। अब देखें, ये मैंने कहा था कि ये इसकी एक्सेप्शन है आर्टिकल 117, और एक्सेप्शन भी वो वाली कैटेगरी की जब शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन इट्स फिक्स्ड। अब ये दोनों केसेस जो हैं वो क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल केसेस के अंदर ये दोनों इलस्ट्रेशन जो है क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल केसेस में कहा था स्टार्ट में कि जनरल रूल है कि केस के अंदर जो है ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब देखिए, प्ली ऑफ एलिबाई जब इसने ली था तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन वो फिक्स था पर वो शिफ्ट हो गया इसके ऊपर जिसने प्ली ऑफ एलिबाई ली, यानी इस पार्टिकुलर फैक्ट की प्ली ली। यानी था तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और पार्टी पर, लेकिन वो शिफ्ट हो गया उस पर्सन पर जो कि ये जिसकी जो एलेज कर रहा है कि कोई पार्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये आर्टिकल 117 की एक्सेप्शन भी है। कहते हैं आर्टिकल 120, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। Article 120 states that the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wish to give such evidence। मतलब आर्टिकल 120 में सिंपल ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि कोर्ट कंसीडर करे कि कोई किसी एविडेंस को कोर्ट एडमिसिबल माने, यानी उसे वैलिड एविडेंस कंसीडर करे, मगर वो एविडेंस वैलिड तभी काउंट होगा, उसकी वैलिडिटी काउंटेबल तभी डिपेंड करती है किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस के ऊपर। मतलब वो फैक्ट साबित होगा तो वो एविडेंस एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो लिहाजा जो पार्टी ये चाहती है कि ये एविडेंस एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाए, तो जिस फैक्ट के बेस पर वो एविडेंस एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाने वाला है, उस फैक्ट को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर है जो कि चाहती है कि इस एविडेंस को कोर्ट वैलिड कंसीडर करे। Illustration: A wish to prove a dying declaration by B. A must prove B death. अब यहाँ पर dying declaration इस केस के अंदर एविडेंस है, और A की डिज़ायर है कि कोर्ट B ये कंसीडर करे कि ये dying declaration जो है वो B की ही है। अब ये एविडेंस तो है, वो इस एविडेंस को देना चाहता है, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो डिपेंड करती है किस फैक्ट के ऊपर, बी की डेथ के ऊपर। तो पहले जो है वो ए को बी की डेथ साबित करनी पड़ेगी, और उसकी डेथ को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर होगा क्योंकि वो इस एविडेंस को यानी डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करवाना चाहता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 121 के ऊपर, जो कि जिसका टाइटल है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद एन एक्सेप्शन। Article 121 states that when a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bring the case within any of the general exception of the Pakistan Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offences upon him। यानी एक पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है कोई इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो कहता है कि ठीक है मैंने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन मेरा केस जो है वो आता है जनरल एक्सेप्शन के अंदर जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बताई गई हैं, या फिर किसी स्पेशल एक्सेप्शन के केस में आता है, या फिर जो यही कोड जो है वो पीपीसी का जनरल एक्सेप्शन का जो पार्ट चैप्टर है उसकी किसी प्रोवाइज़ो के अंदर मेरा केस फॉल करता है, या कोई दूसरे कानून के अंदर जो है वो मेरा केस जो है वो फॉल करता है, मेरा ये ऑफेंस। तो अब इस चीज़ को क्योंकि वो ये जनरल एक्सेप्शन में बेसिकली ये बताई गई है कि जिन केस में वो केसेस डिस्कस किए गए जिसके अंदर ऑफेंस करके भी आप बच जाते हो, लाइक सेल्फ डिफेंस, आप कह देते हो कि मैंने सेल्फ डिफेंस के अंदर कत्ल किया। तो अब वो इस चीज़ की प्ली लेना चाह रहा है कि मेरा ऑफेंस जो मैंने किया तो है, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, मतलब मुझे सज़ा वगैरह नहीं होगी, सज़ा से बचने के लिए इस चीज़ का क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है। तो अब इस चीज़ में कि उसका ऑफेंस जो है वो जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, उस चीज़ को साबित करने का BOP बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर ही होता है। एंड सेकेंड लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। और कोर्ट जो है वो सिचुएशन में जो ये क्लेम कर रहा है, एलिगेशन कर रहा है कि मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल करता है, कोर्ट इस चीज़ को ये प्रिज्यूम करेगी इस टाइम कि ऐसा कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कोर्ट जो है, क्योंकि कानून अंधा होता है, अगर आपको कोई फ़ायदा चाहिए, आप अपने आप को इनोसेंट साबित करवाना चाहते हो, आप कह रहे हो कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन फॉल करता है, तो उसका BOP आप पढ़ी है। कोर्ट इस टाइम ये चीज़ प्रिज्यूम नहीं करेगी, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ऐसा कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आपका केस जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल नहीं करता। आपको अगर रिलीफ चाहिए तो ये चीज़ को साबित करने का बर्डन आप पर ही है।
अलिस्ट्रेशन ए एक्यूज ऑफ मर्डर, ए के ऊपर इल्ज़ाम है उसने कत्ल किया है, एलेज दैट बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो कहता है कि ठीक है मैंने कत्ल तो किया है लेकिन मैं उस टाइम अनसाउंड माइंड था, यानी वो गालबन सेक्शन 84 डील करता है पीपीसी का इससे, तो वो उसकी प्ली ले रहा है। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ फैक्ट, वो कह रहे हैं मैं अनसाउंड माइंड था उस टाइम, मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो लिहाजा मुझे उस सिचुएशन में पता नहीं था कि क्या मैं कर रहा हूँ, यानी वो कह रहा है कि मैं मेरी स्टेट ऑफ माइंड मतलब कह रहे मैं मेंटली इल था ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझसे कत्ल हो गया। तो अब इस सिचुएशन में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस चीज़ में कि वो अनसाउंड माइंड था या नहीं, वो ए पर ही है। इसको एक और एग्जांपल से ले लें। फॉर एग्जांपल पर्सन कहता है कि ठीक है मैंने कत्ल किया है, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, लेकिन वो कहता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, सेक्शन 96 और पीपीसी की प्ली ले रहा है। तो अब इस सिचुएशन में कि उसने वो कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया है, उस चीज़ को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर्सन पर ही है। आर्टिकल 122 burden of proving fact especially within knowledge. Article 122 state that when any fact especially within a knowledge of any person, the burden of proof that fact is upon him. यानी अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो कि जिसके बारे में किसी ख़ास बंदे को ही नॉलेज में है कि उस टाइम को उस मतलब उसे पता है कि उसने काम किया भी है या नहीं, यानी ये फैक्ट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में उस चीज़ को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर ही होता है। तो इसकी एग्जांपल है बी वाली, देखते हैं। ए इज़ चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, यानी ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने टिकट के अंदर उसने ट्रेन के अंदर सफ़र कर लिया है बगैर टिकट के। अब इस सिचुएशन में द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज़ ऑन हिम। अब उसे ही पता है कि उसने टिकट खरीदी थी या नहीं खरीदी थी, तो इसलिए इस चीज़ को साबित करना कि उसके पास टिकट थी, ये चीज़ उसी की नॉलेज में थी, किसी और को तो नहीं पता था, तो इसलिए इस चीज़ को साबित करना कि उसने टिकट खरीदी थी, टिकट उसके पास थी, उसी के ऊपर है। आर्टिकल 123। अब आर्टिकल 123 से 129 में भी एक्सेप्शन ही है इसके जनरल रूल की, लेकिन ये वो सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन प्रूफ व्हेन इट इज़ नॉट फिक्स्ड वाले सिनेरियो आ जाते हैं। मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पार्टी के ऊपर फिक्स नहीं था लेकिन फिर भी शिफ्ट हो रहा है। पहले आर्टिकल 119 से 122 में जो केसेस थे वहाँ पर वो किसी ना किसी के ऊपर शिफ्ट था बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन वो फिर फिक्स था किसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, वहाँ से फिक्स से वो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो रहा था। जैसे प्ली ऑफ एलिबाई में हम लोगों ने देखा था कि वो प्रोसिक्यूशन पर शिफ्ट था, लेकिन जैसे ही उसने प्ली ऑफ एलिबाई ली वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गया जिसने वो प्ली ली। इसी तरह प्रोसिक्यूशन पर था उसके मर्डर को साबित करने की जिम्मेदारी कि उसने कत्ल किया है, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है, वो फिक्स था प्रोसिक्यूशन पे पर उस पर शिफ्ट हो गया एक्यूज्ड पे। तो आर्टिकल 119 टू 122 वो वाले केसेस थे और आर्टिकल 123 टू 129 वो वाले केसेस हैं जहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसी के ऊपर फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। आर्टिकल 123 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नो टू हैव बीन अलाइव विद इन 13 ईयर्स। Article 123 states that subject to Article 124 when the question is whether a man is alive or dead, यानी फैक्ट एंड इशू ये है कि फ़लाँ बंदा ज़िंदा है या मुर्दा, एंड इट इज़ शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 13 ईयर्स। और ये फैक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं सामने वो ये है कि वो 30 सालों के अंदर कभी कभार आपको इसी को नज़र आ गया है, तो यानी प्रिजम्पशन यही कंसीडर की जा रही है कि वो पर्सन ज़िंदा ही है, क्योंकि वो 30 सालों में कभी ना कभी किसी ना किसी को नज़र आ जाता है। तो बर्डन प्रूविंग दैट ही इज़ डेड इज़ ऑन द पर्सन हु फर्म इट। तो अब कोई पार्टी कहती है कि नहीं ये ज़िंदा नहीं है बल्कि मर चुका है, वो उसी पार्टी पर है जो कि ये एलेज कर रही है कि वो मर गया है, जो ये दावा कर रही है कि ये मर चुका है। तो लिहाजा बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर किसी पर भी नहीं था, लेकिन जिस पर्सन ने अब यहाँ पर एलिगेशन की बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो गया। आर्टिकल 124 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर 7 years। सो 124 आर्टिकल स्टेट्स दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज प्रूव दैट ही हैज़ नॉट बीन हियर्ड फॉर, मतलब यही फैक्ट एंड इशू है कि फ़लाँ बंदा जिंदा है या मुर्दा,
and it's proof that he has been no, and it is proof that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive। और ये साबित हो चुका है कि इसको 7 सालों से किसी ने नहीं सुना। नेचुरली हेयर से मुराद वो है कि जो उसके रिश्तेदार, जो उसके घर वाले, कि अगर ये ज़िंदा होता तो किसी ना किसी के साथ इसका ताल्लुक़ होता, राब्ता होता। तो इस सिचुएशन में फिर ये प्रिजम्पशन की जाती है कि ये पर्सन जो है वो इसकी डेथ हो गई। Then the burden of proving that he is alive is shifted to the person who found it। तो अब कोई पार्टी ये कहती है कि नहीं इसकी डेथ नहीं हुई, ये ज़िंदा है, तो जो ये बंदा दावा कर रहा है कि ज़िंदा है, बर्डन ऑफ प्रूफ ही उसी पार्टी पर है। सो आर्टिकल 123 का टाइटल भी इसी चीज़ को शो कर रहा था कि एक ऐसा पर्सन जो कि 30 सालों से में कभी कभार किसी ना किसी को नज़र आ जाता है, तो उसके बारे में प्रिजम्पशन यही थी कि भाई उसको मान कर चलेंगे कि वो ज़िंदा है। ऐसे पर्सन के बारे में जो बंदा कहता है कि नहीं इसकी डेथ हो गई है, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होगा जो कि कहेगा कि इसकी डेथ हो गई है। और आर्टिकल 124 में ये था, प्रिजम्पशन ये थी कि एक ऐसा बंदा जो कि 7 सालों से किसी ने, इसके जो घर वाले, जो उसके रिश्तेदार हैं, किसी ने इसको नहीं सुना, मतलब किसी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसके बारे में प्रिजम्पशन यही थी कि उसको मान के चला जाएगा कि इसकी डेथ हो गई है। लेकिन अब इस सिचुएशन में कोई पर्सन कहता है कि नहीं ये ज़िंदा है, तो जो बंदा कह रहा है कि ज़िंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ ही उसी पर्सन पे है जो ये फर्म कर रहा है कि ज़िंदा है। तो आर्टिकल 123, 124 में हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पर शिफ्ट नहीं था, जिस पर्सन ने एलिगेशन की उस पर्सन पर शिफ्ट हो गया। Article 125 burden of proof as to the relationship in the case of the partner, landlord and tenant, principal and agent। Article 125 states that when the question is whether a person or partner, landlord, tenant or principal or agent। ठीक है, फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या कोई फलां पर्सन आपस में पार्टनर है, क्या उनके दरमियान लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, या वो आपस में प्रिंसिपल और एजेंट है। एंड इट हैज़ बीन शो दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट। ठीक है, और फैक्ट एंड फिगर्स जो शो कर रहे हैं वो ये है कि हाँ भाई वो थे, आपस में पार्टनर्स थे, लैंडलॉर्ड टेनेंट थे, प्रिंसिपल और एजेंट थे। Then the burden of proof that they do not stand or has ceased to stand to each other in those relationships respecting his own person who formed it। तो अब इस सिचुएशन में कोई पर्सन जो है वो ये कहता है कि नहीं ये अब नहीं रहे, इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो पर्सन ये एलिगेशन कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज़ को साबित करना उस पर्सन पर ही। अगेन इस केस के अंदर पहले किसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं था, लेकिन जो बंदा एलिगेशन करता है कि नहीं इनके दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। आर्टिकल 126 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द ओनरशिप। Article 126 states that when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, यानी फैक्ट एंड इशू ये है कि जो एक चीज़ किसी पर्सन की पोसेशन में शो हो रही है, तो क्या ये पर्सन उस चीज़ का जो पोसेसर है, क्या इस चीज़ का ये ऑनर भी है। फैक्ट एंड इशू ये है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज़ नॉट द ऑनर इज ऑन द। अब कोई पर्सन ये कहता है कि नहीं ये इस चीज़ का ऑनर नहीं है, तो जो ये बंदा ये दावा कर रहा है कि इस चीज़ का ऑनर नहीं है, उस चीज़ को साबित करने की जिम्मेदारी भी बारिसबूत इसी पार्टी पर है। आर्टिकल 127 Article 27 proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence। एक्टिव कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में है और फिड्यूशरी कैपेसिटी में रिलेशनशिप है इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान, यानी नेक नियति का रिलेशनशिप है। तो कह रहे हैं कि वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज़ वन ऑफ होम स्टैंड टू द अदर इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, यानी दो पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई जिसमें से एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्टी, और फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ये ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज़ के दरमियान गुड फेथ में हुई है। तो अब इस सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर होगा इस ट्रांजैक्शन को साबित करने का ये गुड फेथ में हुई है, तो ये होता है द बर्डन प्रूफ द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टी इज़ ऑन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, हु इज़ इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो अब इस सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है नहीं हुई, इस चीज़ को साबित करने का बारिसबूत उस पार्टी पर होता है जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की कैपेसिटी में होती है, मतलब जो डोमिनेट होती है इस पर। Illustration: the good faith of a sale by a client to an advocate is in a question in a suit brought by the client।
द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट गुड फेथ ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑन द एडवोकेट, यानी एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मसलन ये है कि क्लाइंट ने एडवोकेट को कोई चीज़ बेची, इनके दोनों के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुई। अब क्लाइंट जो है वो एडवोकेट के खिलाफ दावा ले आया कोर्ट के अंदर। अब ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ के अंदर हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ एडवोकेट पर है, क्योंकि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में, इससे डोमिनेंट पोजीशन में है क्लाइंट्स की निस्बत। आर्टिकल 128 आर्टिकल 128 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, यानी अगर कोई बच्चा शादी के दौरान पैदा होता है तो उसके बारे में प्रिजम्पशन मान के ही चली जाएगी कि वो लेजिटिमेट है, उसे जायज़ कंसीडर किया जाएगा, लेजिटिमेट पे भी कंसीडर किया जाएगा। Article 121 sub article 1 state that the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, and not earlier than the expiration of 6 lunar months from the date of the marriage or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is a legitimate child of that man. So इस आर्टिकल सब आर्टिकल 1 में 3 चीज़ें डिस्कस की गई कि अगर एक बेबी अपने पेरेंट्स की वैलिड मैरिज के दरमियान ड्यूरिंग मैरिज पैदा होता है तो वो बेबी भी लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अगर उसके पेरेंट के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है और डाइवोर्स के बाद उसकी जो मदर हैं वो अनमैरिड रहती हैं, और अनमैरिड वो रहती हैं और डाइवोर्स हो जाती है, और 2 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स हुई और उस डाइवोर्स के बाद 2 साल के अंदर अंदर उसकी पैदाइश हुई और उस दौरान उसकी माँ ने भी कहीं शादी नहीं की, तो ऐसा बच्चा भी लेजिटिमेट ही कंसीडर किया जाएगा। थर्ड चीज़ ये है, थर्ड थिंग जो इसमें डिस्कस की गई है कि अगर एक बेबी अपने पेरेंट्स की शादी के दौरान, शादी के बाद 6 ल्यूनर मंथ, यानी ये जो इस्लामी कैलेंडर होता है कमरी महीने, 6 महीने में या 6 महीने के बाद पैदा होता है, 6 महीने से पहले नहीं पैदा होता, वो पर्सन भी, वो बेबी भी लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। यानी उसके पेरेंट्स की शादी हुई है तो तकरीबन 6 महीने में बाद वो पैदा हुआ है तो वो भी लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से पहले पैदा हो जाता है तो वो फिर लेजिटिमेट नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन 6 मंथ। सो अब इसकी एक्सेप्शन क्या है? अब चूँकि ये प्रिजम्पशन है तो प्रिजम्पशन हमेशा, प्रिजम्पशन के बारे में जनरल रूल है कि प्रिजम्पशन ऑलवेज रिबर्टेबल। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रिजम्पशन इसके बारे में बताई, उसकी लेजिटिमेसी के बारे में, कि अगर ये 3 इस तरह की सिचुएशन सिनेरियोज आ रहे हैं तो वो लेजिटिमेट ही कंसीडर किया जाएगा, इस तरह इसके बारे में प्रिजम्पशन है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि प्रिजम्पशन जो कि रिबर्टेबल होती है तो लिहाजा इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। तो कहते हैं हस्बैंड हैज़ रिफ्यूज टू ऑन द चाइल्ड, अगर हस्बैंड जो है वो ये कह देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब वो ये प्रिजम्पशन को डिनाई कर रहा है ना, तो इस चीज़ को साबित करने का भी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही है। उसके कह देने से वो लेजिटिमेट नहीं हो जाता, उस चीज़ को साबित करने का बार सबूत हस्बैंड पर आ जाता है। एंड द चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 lunar month from the date on which the woman had accepted that the period of इद्दत had come to an end, मतलब एक औरत का इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है, उस इद्दत के टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद इद्दत के टाइम पीरियड के ख़त्म होने के 6 महीने बाद अगर किसी पर्सन की पैदाइश होती है तो वो भी फिर वो लेजिटिमेट नहीं कंसीडर किया जाता। मतलब अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि भाई इसकी मदर की इद्दत ख़त्म होने के 6 महीने के बाद पैदाइश हुई है तो लिहाजा ये लेजिटिमेट नहीं है, तो उस चीज़ को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाएगा जो ये एलिगेशन कर रहा होगा। And sub article 2, nothing contained in clause 1 shall apply to a non-Muslim if it is inconsistent with his faith। मतलब यही सारी चीज़ अगर तो एक नॉन मुस्लिम के फेथ के साथ मुताबिकत नहीं कर रहा ये आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 इस आर्टिकल का, तो ये जो है मतलब सिंपल यार, ये इसमें ये बताया गया है कि ये जो इसका सब आर्टिकल 1 है ना वो नॉन मुस्लिम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब नॉन मुस्लिम बेबी की लेजिटिमेसी को डिटरमाइन करने के हवाले से ये प्रिजम्पशन कंसीडर नहीं की जाती। अब आ जाते हैं आर्टिकल 129 जो कि लास्ट है, ये डील करता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, यानी कि कुछ फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस के हवाले से कोर्ट जो है प्रिज्यूम करेगी कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। Article 129 states that the court may presume the existence of any fact which it
The court may presume the existence of any fact which it think likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the fact of the particular case. यानी कोर्ट जो है वो कुछ फैक्ट के हवाले से, जिस तरह का इसका टाइटल था, ये मान कर चलेगी कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन से फैक्ट के हवाले से कोर्ट ये प्रिजम्पशन बनाती है, लाइक जो कॉमन कोर्स इवेंट्स होते हैं, जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ह्यूमन कंडक्ट के हवाले से, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस फैक्ट्स के हवाले से कोर्ट जो है वो प्रिजम्पशन कर सकती है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसकी इलस्ट्रेशन है, मतलब ये था कि कोई कोर्स ऑफ इवेंट्स से मुराद था कि कोई चीज़ है लाइकली कि इसने इस तरह ही होना था, उस चीज़ के हवाले से कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये इसी तरह हुई है। इसी तरह जो नेचुरल इवेंट्स है कि ये चीज़ फलां इस तरह होनी ही थी, उस चीज़ के हवाले से भी कोर्ट। इसी तरह जो कोई पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस में मतलब कोई फलां कोई आप लोगों ने पोस्ट वगैरह करनी होती है डाक से, और वो इतने टाइम पीरियड तक पहुँच जाती है चीज़, तो उस चीज़ के हवाले से भी कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि हाँ इतने टाइम पीरियड में तो ऐसा हो गया होगा। तो इस चीज़ के बारे में मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इनके बारे में कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है कि फ़लाँ फैक्ट इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को समझने के लिए। तो इलस्ट्रेशन 1 है इसकी, दैट अ मैन हु इज़ इन पोसेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट, मतलब कोई चोरी का वाक़या हुआ है और उसके बाद आपको मिलता है कोई बंदा जिसकी पोसेशन में स्टोलन आइटम है, तो इसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगी, इज आइदर द थीफ और हैज़ रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। तो कोर्ट इसके बारे में प्रिज्यूम करके चलेगी कि आके आया या तो यही चोर है, या फिर इसने ये जो चीज़ें इसके पास हैं इसके बारे में से मालूम था कि चोरी का माल है, फिर भी इसने रखा हुआ है। अनलेस ही है कैन अकाउंट फॉर हिज पोसेशन, मतलब जब, और ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी। एक्सेप्शन इसकी ये है क्योंकि प्रिजम्पशन हमेशा रिबटेबल होती हैं जब तक वो ये साबित ना कर दे, कोई दूसरा ग्राउंड ना अपनी पोसेशन का दे दे कि मेरे पास ये चीज़ें इस वजह से हैं। एंड सेकेंड इलस्ट्रेशन है दैट कम्प्लेक्स इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, मतलब कोर्ट कम्प्लेक्स कभी भी जो है वो काबिल भरोसा एक ट्रस्ट वर्थी विटनेस नहीं कोर्ट इसे कंसीडर करती, उसे अनट्रस्ट वर्थी ही विटनेस कंसीडर करती है। एक्सेप्शन की ये है कि अनलेस ही इज कॉर्पोरेटेड मटेरियल पार्टिकुलर्स जब तक उसकी जो शहादत है वो जो दूसरे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दूसरे कोई सबूत हैं उस मुलजिम के ख़िलाफ़, अगर तब तक उसकी शहादत उससे तायद ना कर रही हो, मैच ना कर रही, उसको कॉर्पोरेट ना कर रही हो, उसे सपोर्ट ना कर रही हो, तब तक जो है वो कोर्ट इसे अनट्रस्टवर्थी ना काबिल भरोसा ही गवाह कंसीडर करती है। तो दो इलस्ट्रेशन बहुत हैं इस आर्टिकल को समझने के लिए। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक था बर्डन ऑफ प्रूफ का।